मित्रों, नवम भाव भाग्य का होता है। भाग्य का बल ही सबसे बड़ा बल होता है। क्या वास्तव में भाग्यवान होने का क्या मतलब है? किसी के पास धन है, संपत्ति है, मान सम्मान है, यश है, करोड़ों अरबों की संपत्ति है। क्या संपत्ति के द्वारा, भौतिक संसाधनों के द्वारा भाग्य का निर्माण कर सकते हैं? आज इसी पर हम आप लोगों से चर्चा करेंगे। बच्चा जैसे ही पैदा होता है तो बच्चे के जो माता पिता हैं ज्योतिषी के पास जाते हैं, ज्योतिर्विद के पास जाते हैं, तो बच्चे से सर्वप्रथम ज्योतिषी से सर्वप्रथम पूछते हैं कि बच्चा हमारा भाग्यशाली है कि नहीं है। क्या जिसके पास पैसा है, जिसके पास धन है, जिसके पास मान सम्मान है, जिसके पास संपत्ति है, क्या वही भाग्यवान है? आज कई संसार में ऐसे ज्वलंत उदाहरण हैं कि जिनके पास सब पैसा, धन, संपत्ति, मान सम्मान सब कुछ रहा, लेकिन वो सुखी नहीं रहे, उनके जीवन में शांति नहीं रही। आज इसी के विषय में चर्चा करेंगे। देखिए, सर्वप्रथम मैं आचार्य नरेंद्र कुमार दीक्षित, नाड़ी ज्योतिष विशेषज्ञ, नाड़ी ज्योतिष टीचर, आज आप लोगों के समक्ष एक नई केस स्टडी के साथ उपस्थित हूँ। सर्वप्रथम माता भगवती को प्रणाम करते हुए, परम पूज्य गुरुदेव को प्रणाम करते हुए आज की वार्ता का प्रारंभ कर रहा हूँ। देखिए, कहते हैं भाग्यम फलति सर्वदा। धरती का जो पृथ्वी का सबसे बड़ा बल है वो भाग्य का बल है। कई बार आपके पास योग्यता भी नहीं होती, क्षमताएं भी नहीं होती, फिर भी भाग्य के बल से आप व्यक्ति कहां से कहां पहुंच जाता है। कालो ही बलवान मतः, कहते हैं समय बड़ा बलवान होता है। जब समय अच्छा आ जाता है, भाग्य अच्छा हो जाता है, रास्ता खुल जाती है, और व्यक्ति शीर्षस्थ उच्चस्थ शिखरस्थ हो जाता है। और समय खराब हुआ तो अपने लोग भी घर के दरवाजे बंद कर देते हैं। तो भाग्यवान होने का मतलब क्या है? आज भाग्य का विश्लेषण करूंगा कि ये जो स्त्री है, ये इसका जन्म से इसके पास धन, वैभव, मान सम्मान, संपत्ति सब कुछ है। पिता बहुत बड़े आर्टिस्ट थे, बहुत बड़े कलाकार थे, जिनका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति थी। इनके पिता का नाम जितेंद्र था। और ये एकता कपूर हैं। अब बताइए कि इनके पास धन, मान सम्मान, संपत्ति, रुपया, पैसा, सुंदरता सब कुछ है। अब कार्य क्षेत्र में भी सफल है। 44 वर्ष हो गया, आज तक इनको पति नहीं मिला। 44 वर्ष बीत गए लेकिन पति नहीं मिला। जीवन में आज भी निराशा है, उदासीनता है, परिवार नहीं बसा पाई। एक बहुत बड़ी गायिका थी, ह्यूस्टन के नाम से जानी जाती थी। कहते हैं उसको 500 से ज्यादा अवार्ड मिले, अरबों की संपत्ति रही, उसके बाद भी संपत्ति के बाद भी वो मरते टाइम उसने कहा, मैं जीवन में कभी भी मुझे जीवन में कभी भी शांति का अनुभव नहीं हुआ है। जीवन में मुझे कभी भी शांति का अनुभव नहीं हुआ है। लास्ट में मृत आत्महत्या करके मर जाती है। यही स्थिति, और जीवन के कई वर्ष तक धन मद के कारण नशे में बिताती है। वास्तव में भाग्य को कैसे देखा जाए? भाग्य का वास्तविक पैमाना क्या है? पहले आइए इस कुंडली का विश्लेषण करते हैं आपसे। इस कुंडली में देखिए, ये 44 वर्ष की हैं, लेकिन अभी तक इनकी शादी नहीं हुई है। अब यहाँ पर देखेंगे, अब तो उम्र और बढ़ गई है, 44 वर्ष से ऊपर हैं। किसी भी लड़की की कुंडली में, नाड़ी ज्योतिष में, मंगल उसका पति होता है। अगर उसके पति के विषय में जानना है तो मंगल होता है। और अष्टम भाव मृत्यु का होता है। यदि कभी भी मंगल अष्टम भाव के स्वामी के साथ बैठा है, मंगल कभी भी अष्टम भाव के स्वामी के साथ बैठा है, तो उस स्त्री को पति से संबंधित सुख मिलने में परेशानी होगी। जिस लड़की की, किसी भी लड़की, कोई भी लड़की हो, उसकी कुंडली में मंगल कमजोर हो, बलहीन हो, पीड़ित हो, और मंगल यदि अष्टमेश के साथ, पहली बात
पहला नियम, मंगल यदि अष्टमेश के साथ बैठा हो, वैवाहिक जीवन में पति का के सुख मिलने में परेशानी होती है। साथ में मंगल के आगे अष्टमेश बैठा हो तो भी पति को वैवाहिक पति का सुख देने में वो कमी करता है, पति के सुख की मृत्यु दे देता है। उसको उस पति के सुख मिलने का या तो पति से अलगाव की स्थिति होगी, या पति से विवाह नहीं होगा, या समय से पहले पति मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। तो यही स्थितियां होती है। दूसरी स्थिति देखिए, कभी भी किसी भी स्त्री की कुंडली में सातवें भाव का संबंध, सातवें भाव से क्या है, सातवें भाव पर राहु केतु का प्रभाव हो, सातवें भाव पर राहु केतु का प्रभाव हो तो भी वैवाहिक सुख, पति से संबंधित दाम्पत्य सुख मिलने में परेशानी होती है। तीसरी सबसे बड़ी बात, 3-11 भाव में या किसी भी तरह से लग्न भाव में शनि की दृष्टि सप्तम भाव पर है तो भी वैवाहिक सुख मिलने में परेशानी होती है। अभी मैं एक एक बिंदु कह रहा हूं, इसके बाद अगर ये सभी बिंदु किसी की कुंडली में होंगे तो समझ लीजिए वैवाहिक जीवन का बंटाधार हो गया, अर्थात वैवाहिक सुख विवाह न होने का प्रॉमिस भी क्रिएट हो जाएगा। अब यहां पर देखिए अगला बिंदु, किसी उत्तर कालामृत में कालिदास ने ग्रह भाव खंड अध्याय में कहा, किसी भी भाव का स्वामी, नोट करिए मेरी बात को, किसी भी भाव का स्वामी 6, 8, 12 भाव में बैठा हो, किसी भी भाव का स्वामी अर्थात भावेश, किसी भी भाव का स्वामी अर्थात भावेश यदि 6, 8, 12 भाव में बैठा हो तो भाव के फल मिलने में कमी होती है, भाव के अच्छे फल नहीं मिलते। दूसरा बिंदु उन्होंने कहा, किसी भी भाव का स्वामी अर्थात भावेश यदि नीच राशि का हो, राहु केतु से युक्त हो, पीड़ित हो, शत्रु कर्तरी में हो, पाप कर्तरी में हो, कोई भी भावेश, तो भाव के फल देने में कमी लाता है, भाव के कारक तत्व के अनुसार फल देने से में कमजोरी कर देता है। यदि 3 और 8 भाव का स्वामी कोई एक ग्रह हुआ तो वो ज्यादा अशुभ फल देता है, ज्यादा मारक हो जाता है, ज्यादा नुकसान हो जाता है। यदि 3, 11 तीसरे भाव, 11वें भाव तीसरे भाव, या 8वें तीसरे भाव प्लस 8वें भाव, या एकादश भाव प्लस 8वें भाव का स्वामी एक होगा, ज्यादा खतरनाक होगा, पीड़ित और कमजोर हो गया तो और भी ज्यादा खतरनाक हो जाएगा। ये बात मित्रों ध्यान से आप लोग समझ लीजिएगा, ये आपके सभी के जगह पर काम आएगा। किसी भी फल को, अगर आप अपने फल को चमत्कारिक बनाना चाहते हैं, अपने फल को आप अपने जो आप फलादेश करते हैं उसको बिल्कुल सुस्पष्ट, तार्किक, ज्ञान गम्य, बोध गम्य बनाना चाहते हैं तो इन नियमों का पालन आपको करना पड़ेगा। अब देखिए इस कुंडली पर कि हमने पहला नियम बताया, 7वें भाव पर राहु केतु का प्रभाव हो, तो 7वें भाव पर राहु है। दुक्काल पुरुष की कुंडली के अनुसार अष्टम राशि वृश्चिक राशि दुखों की राशि होती है, मृत्यु की राशि होती है, शमशान की राशि होती है, युद्ध भूमि होती है। और युद्ध भूमि कभी भी संतोष, शांति, सुख और आनंद देने वाली नहीं होती है। इसलिए वृश्चिक राशि जिस भाव पर बैठती है उस भाव को कमजोरी देती है। कहते हैं स्त्री कोमल होती है, तो 7वां भाव बड़ा कोमल होता है, इतना संवेदनशील होता है, उस पर कोई भी ग्रह बैठ जाए तो वो ग्रह भाव क्या है, 7वां भाव कमजोर हो जाता है। छुई मुई नहीं देखा, एक तर्जनी दिखा दीजिए तो वो मुरझा जाती है, वो अपने मुरझा जाती है, अपने स्वाभाविक स्वरूप से अलग हो जाती है। उसी तरह 7वां भाव छुई मुई की तरह होता है, वहां पर कोई भी ग्रह बैठ गया, वो शुभ हो या अशुभ हो,
वहां पर बैठ जाएगा तो सातवें भाव के फलों में कमी आएगी, ये तय है। दृष्टि की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन बैठने की, गुरु को बैठा दीजिए तो गुरु यहां पर कमजोर स्थान हानि कर देगा। शुक्र को बैठा दीजिए, कारको भाव नाशाय हो जाएगा। बुध को बैठा दीजिए तो बुध भी यहां पर बहुत अच्छे फल नहीं देगा, बुध अष्टम में अच्छे फल दे देता है। अब यहां पर देखिए कि अष्टमेश इस कुंडली का 3 एकादश भाव और अष्टम भाव का स्वामी गुरु है, जो मंगल के साथ बैठा है। एकादश और अष्टम भाव का स्वामी गुरु मंगल, मंगल स्त्री का पति है। आप ये देखिए कि मंगल स्त्री का पति है, जो मंगल स्त्री का पति है और गुरु अष्टमेश है, पति को मृत्यु दे रहा है। आप समझिए, मंगल पति है और गुरु अष्टमेश। इस बात को ऐसे समझ लीजिए कि कोई डकैत आपके घर पे रहने लगे, जिसका काम ही किसी का मर्डर करना है, और देखते ही थोड़ी सी बात पर वो किसी का मर्डर कर देता है, तो आप कितने दिन सुरक्षित रहोगे? बात ऐसे समझ लीजिए, कोई डकैत है जो किसी का मर्डर करने वाला है, वो आपके घर में रहने लगे, तो कितने दिन आप उसके साथ सुरक्षित रह देंगे? जिस दिन उसका मन खराब होगा उसी दिन आपकी हत्या कर सकता है। यही बात अष्टमेश के साथ होती है। अष्टमेश के साथ कोई भी ग्रह बैठ जाता है तो वो डरा सहमा सहमा रहता है, वो कमजोर फल देता है, विशेषकर भौतिक जीवन में, विशेषकर शारीरिक और मानसिक फल खराब देता है। अब भौतिक फल अगर अच्छे दे भी दिया तो शारीरिक और मानसिक फल खराब देता है। लग्नेश, अब आप समझ लीजिए, अष्टमेश यदि यहाँ पर गुरु है, यहाँ पर गुरु मंगल के साथ बैठा है, मंगल पति है, अष्टम मृत्यु है तो पति के सुख की मृत्यु दे रहा है। दूसरी बात देखिए, पत्नी का कारक शुक्र है, पति का कारक मंगल है। शुक्र कर्क राशि पर बैठा है, नीच से भी कमजोर है। कर्क राशि का शुक्र अच्छा नहीं माना जाता है, अर्थात वो नीच से भी कमजोर होता है, कमजोर फल देता है। और वो शुक्र और मंगल के बीच में गुरु है और गुरु अष्टमेश है, पति पत्नी के रिश्ते की गुरु अष्टमेश मृत्यु दे रहा है। अब यहां पर देखिए कि राहु ने अष्टम भाव को कमजोर कर दिया। अब बुध वक्री है इस कुंडली का। बुध को देखिए, बुध पंचम भाव का स्वामी है, पंचम भाव का स्वामी होकर के बुध वक्री होकर के चंद्रमा के पास आ जाता है, तो यहाँ पर भी बुध को ज्यादा नुकसान हो रहा है। चंद्रमा के साथ आकर के बुध कमजोर हो जाता है, तो संतान की भी जो स्थिति बन रही है वो भी नहीं बन रही है। अब यहाँ पर देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि कभी भी सातवें भाव का स्वामी, सातवें भाव का कारक और सप्तमेश तीनों यदि कमजोर हो जाते हैं तो भाव के फल, तो फिर वैवाहिक जीवन का सुख नहीं मिलता, विवाह का प्रॉमिस नहीं होता है। कर्म की अगर देखिए, पिता सूर्य पिता का कारक होता है। सूर्य के साथ देखिए, अगर कभी भी पिता के अगल बगल ग्रह देखिए, कलाकार बनने के लिए चंद्रमा कलाओं का स्वामी होता है, चंद्रमा आर्टिस्ट नेचर का होता है, कलाओं का स्वामी होता है, और शुक्र सौंदर्य होता है। कला होना अलग बात है, सौंदर्य होना अलग बात है। कला कलाओं का स्वामी, शुक्र सौंदर्य का स्वामी, और बुध बुद्धि का स्वामी हो जाता है, सुकुमारता कोमलता आ जाती है। तो कलाकार बनने के लिए बुध शुक्र चंद्रमा का होना जरूरी होता है। इस कुंडली में शुक्र का 3-11 संबंध शुक्र का बुध से हो रहा है, और चंद्रमा बाएं बैठा है द्वादश में, तो चंद्र बुध शुक्र और बुध भी चंद्रमा से रिलेटेड है, क्योंकि वक्री है, इसलिए योग यहाँ पर कलाकार का बना, पिता आर्टिस्ट रहे। अब यहाँ पर कर्म का स्वामी देखिए, अब वो कह रहा है किसी भी भाव का स्वामी, उत्तर कालामृत में महाकवि कालिदास कहते हैं, कोई भी भावेश, किसी भी भाव का स्वामी यदि कहां पर किसी भी भाव का स्वामी अपने भाव को देख लेता है तो भाव की ताकत बढ़ जाती है। अगर किसी भाव को 3-4 ग्रह एक साथ देख ले तो भी भाव की ताकत बढ़ जाती है। 10 में शनि है और शनि ने अपने भाव को देख लिया तो 10म भाव की ताकत बढ़ जाती है। शनि के आगे शुक्र है और शनि के पीछे बुध और चंद्रमा भी है, तो इन्होंने भी सिनेमा से, कला से, आर्ट से, सिनेमा के क्षेत्र में इन्होंने कार्य किया।
तो 44 में विवाह का योग नहीं था। वास्तव में मित्रों, सुख होने का जो मतलब होता है आपके जीवन में शांति हो। अमीर गरीब कहता है, जिसके पास धन है वो भाग्यवान है। जो वो 4 पहिए में चल रहा है, जिसके पास अकूत संपत्ति है, मान सम्मान है, तो वो भाग्यवान है। वास्तव में ये बात पूरी तरह से गलत है। भाग्यवान तो वो होता है जिसके जीवन में अभाव ना हो, जिसके बढ़िया सुंदर पत्नी हो, पूरा भरा पूरा परिवार हो, स्वस्थ शरीर हो, धन संपत्ति हो, किसी चीज का जीवन में अभाव ना हो और जीवन में अशांति ना हो। ये भौतिक चीजें भाग्यवान होने का निर्धारण नहीं करती हैं। भाग्यवान होने का निर्धारण है, सुखी होने का निर्धारण है जीवन में शांति। दूसरा, जीवन में शांति होना और इसके अलावा जीवन में किसी भी चीज का अभाव नहीं होना, यही भाग्यवान होने की निशानी है, यही भाग्य का विश्लेषण है। कई कुंडली आप देख लीजिएगा कि अच्छे अच्छे धनी व्यक्ति, क्या अमेरिका में इतना पैसा है, इतने लोग हैं, करोड़ों लोग कमाते हैं, तो क्या वहां लोग सुसाइड नहीं करते? क्या करते हैं, क्योंकि वहां जीवन में शांति नहीं है। एक कम पैसे कमाने वाले के पास अच्छा खासा दिन में कमा के आता है, बढ़िया शांति के साथ भोजन करता है, परिवार के साथ वक्त बिताता है, अच्छी नींद में सोता है, सवेरे जाता है, दौड़ कर आता है, फिर काम करता है, फिर उसके बाद शाम को करता है। ये सुख है, यही शांति है। आपके जीवन में अभाव नहीं होना चाहिए। और जितना आपने सोच लिया उतना ज्यादा आपको परेशानी रहेगी। जितना ज्यादा आपने आवश्यकताएं बढ़ा ली, उतनी ज्यादा आपको परेशानी होगी। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को नमस्कार। अगली सीरीज में फिर मिलते हैं।